What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Studler Family. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए यार कितनी प्यारी बात बोली गई है और ये बात ना आप लोगों को अंदर तक एक तरीके से हिलाने वाली है और आप लोगों ने ये कभी ना कभी अपनी लाइफ में फील जरूर किया होगा। और जिस किसी ने भी आप लोगों को कभी ऐसा कुछ बोला है उसको मन में याद कीजिएगा और यही बात आप लोगों को उसको बोलनी है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था, अब उन्होंने में आप लोग कोई भी ले सकते हैं, चाचा, फूफा, ताता, जो भी है आपकी लाइफ में, या दोस्त, जो रिश्तेदार, किसी का भी आप लोग नाम ले सकते हैं। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें करके दिखाना है। तो ये जो जिंदगी होगी ना, जब आप लोग अपनी जो भी लाइफ, जो ड्रीम जॉब आप लोग अपनी अचीव करोगे, तो उस टाइम पर सबसे पहले उन्हीं का रवैया आप लोगों के लिए चेंज आप लोगों को नजर आएगा। वो बोलेंगे नहीं यार ये कर सकता है बंदा, ठीक है ना, कर सकता था, हमने पहले ही कहा था। तो तुरंत स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। आप लोगों को बस वो स्टेटमेंट चेंज करके दिखाना है। तो इसके लिए आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आप लोग जो भी करना चाहते हैं उसमें आप लोगों को पूरा जियो जान लगा के काम करना पड़ेगा और अपने दिन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर रियलिटी में आप लोग अपने दिन को एक इफेक्टिव और प्रोडक्टिव वे में स्टार्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया में ओनली जो 1 या 2% लोग जो डेली मॉर्निंग में 4 बजे उठ रहे हैं, अपने आप को उसमें शामिल करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे साथ में जरूर उठिएगा। क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सर्दी में इस पर्टिकुलर रजाई को छोड़कर बाहर निकल पाते हैं और अपने टारगेट को एक तरीके से अचीव कर पाते हैं। मैं मॉर्निंग में जब उठता हूं तो मैं तुरंत उठते ही अलार्म बजती या फिर अलार्म बजने से थोड़ी देर पहले ही मेरी आंख खुल जाती है और मैं तुरंत सबसे पहले क्या करता हूं, पानी पीता हूं हल्का सा गुनगुना करके, फिर अपना फेस वगैरह धुलने के बाद में मैं चेयर पे जाकर बैठता हूं अपनी, ठीक है। तो चेयर पर बैठकर पढ़ाई करो, सॉक्स पैरों में डाल लो, कम से कम आप लोग इतना कर सकते हैं। चद्दर वगैरह जो होती है उसकी भी आप लोग उन्हें अपना मफलर या कैप वगैरह लगाकर, ताकि आप लोग एक्टिव जोन में रहो। रजाई में बैठकर पढ़ोगे ना अगर, तो आप लोग कहीं ना कहीं फिर से टुलक जाओगे, ये मैं बोलूंगा यहाँ पर। तो ये थोड़ी सी हिम्मत आप लोग दिखा लो और ये जो हिम्मत है ना ज्यादा बड़ी नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा एक बैरियर तोड़ना है और वो टूटते ही आप लोग तुरंत एक एक्टिव जोन में आ जाओगे। तो ये कर देखो, आप लोग तुरंत गर्म पानी पियो थोड़ा सा, और गर्म पानी जब करो उसमें हल्का सा आप लोग अदरक डाल लो, ठीक है। तो आप लोगों का जो गला वगैरह है वो भी खुल जाएगा और वैसे भी काफी अच्छा रहेगा आप लोगों की बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ओके। तो यहां पर इसी के बारे में बात की जा रही है। तो किसको दिखाना है, ठीक है। तो ये उन कौन है, उन्होंने कौन है, ये आप लोग बताइए। अगर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना है, वरना अपने माइंड में रखते हुए आप लोग इसको जरूर दिन में 1-2 बार याद कीजिए, ताकि आप लोगों के अंदर का जोश जो है वो बरकरार रहे, ठीक है। और इसी के साथ में आज हमारी कंट्री के लिए एक बहुत महान दिन है, आप लोग जानते हैं 26 जनवरी है। तो एक तरीके से सबसे आप सभी परिवार को क्या, पूरे देशवासियों को, ये सबसे पहले आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ में अपना दिन स्टार्ट किया है। तो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरी एसएलवी फैमिली को, पूरी कंट्री को, पूरे देश को, और इवन हमारी कंट्री के जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए भी। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात बताए मुझे क्या लगती है, जो मैं हर बार बोलता हूं, ये जो 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गई, ये जो फेस्टिवल ना, सबसे प्यारी चीज आप लोगों को क्या लगती है अगर मैं आप लोगों से पूछूं, तो ये मुझे क्या लगती है, मुझे ये लगता है कि एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि कभी भी अगर आप लोग सेलिब्रेट करेंगे, इसमें रिलीजन, कास्ट, रीजन, बोली, भाषा सबसे ऊपर उठ जाता है। ये इसमें पूरा देश सेलिब्रेट करता है। तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन का फेस्टिवल नहीं है, किसी पर्टिकुलर कास्ट का फेस्टिवल नहीं है ये, तो ये पूरे देशवासियों का फेस्टिवल है। तो ये सबसे प्यारी चीज मुझे इस पर्टिकुलर डे की लगती है, या फिर जो भी देश के लेवल पर जो हम लोग इस तरीके के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। तो आइए इसी एक शुभ दिन के साथ में अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एक प्रोडक्टिव लाइफ बनाना है। और आप लोगों की लाइफ जितनी ज्यादा प्रोडक्टिव होगी, देश भी उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। इसीलिए हमेशा से स्वामी विवेकानंद की बात कर लीजिए आप लोग, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम सर की बात कर लीजिए, ये भी वो लोग थे जिन्होंने हमेशा से फोकस किया है कि अपने आप को उस तरीके से लेकर चलना है कि अपनी कंट्री में जो अपना जो देश है, अपने जो देशवासी हैं, उनको हम लोग एक तरीके से एक सही डायरेक्शन दे सके और यूथ को एक सही डायरेक्शन दे सके। तो यहां से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ मेरी बातें। बाकी आप लोग क्या किस तरीके से चीजों को सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्या आप लोग करने वाले हैं, आप लोग अपनी बातें जरूर बताइएगा। तो आइए लेक्चर को आगे लेकर चलते हैं, एक शानदार क्विज के साथ में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में फिर हम लोग लेक्चर देखेंगे। तो पहले आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, क्या क्या बात की जा रही है देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर इंटरनेशनल कस्टम्स डे। तो इंटरनेशनल कस्टम्स जो डे है, इसका स्लोगन क्या है, तो यहां पर ये स्लोगन आप लोगों को बताना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। खासकर अब की बार कोविड-19 के चलते ये और ज्यादा कुछ चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो कि सप्लाई चेन टूट गई, ये सब चीजें, काफी कुछ चीजें रुक गई हैं, तो फिर से रीस्टार्ट करना है, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट इसकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात की जा रही है, इंडिया के द्वारा अभी एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी ये यहां पर अनवील की गई। तो ये पर्टिकुलर पॉलिसी किस पर्टिकुलर रीजन के लिए है, जिसमें सस्टेनेबल टूरिज्म भी पार्ट बनाना है, ठीक है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात यहां पर कर रहे हैं, इंडिया के बारे में अगर बात करें आप लोग यहां पर, तो आप लोग यहां पर बताना है बेसिकली ये क्या यहां पर इसमें आएगा, कहां पर बेस्ड है यहां पर ये,
बात की जा रही है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ये ओशन रिसर्च के पॉइंट ऑफ से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी चलने वाली है। तो किसके बारे में बात की जा रही है, ये क्या आएगा यहाँ पर, हिमाद्री जो है वो इंडिया का परमानेंट आर्टिक रिसर्च स्टेशन है। ये किस कंट्री में लोकेटेड है, कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है, क्योंकि मैं आप लोगों को जब दिखाऊंगा पोलर वाला एरिया तो आप लोगों को साउथ पोल और नॉर्थ पोल पृथ्वी के दोनों दिखाऊंगा, जिससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में डीआरडीओ के द्वारा अभी कंडक्ट किया गया यहाँ पर इंडिजिनियसली डेवलप, जिसको SAAW बोला गया है, ठीक है। तो ये एक तरीका HAK-1 हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो लिमिटेड है, ये उड़ीसा से यहाँ पर इसको अभी लॉन्च किया गया। एक तरीके से इसका नाम आप लोगों को फुल फॉर्म यहाँ पर बतानी है। कौन सा बॉन्ड होता है, किस नाम से इस बॉन्ड को पुकारा जाता है, जो बॉन्ड जो है फिक्स इनकम एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि बेसिकली जो मनी आप लोग इकट्ठा करते हैं क्लाइमेट के लिए या फिर जो इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट है उनके लिए। तो इस बॉन्ड का नाम आप लोगों को बताना है। कुछ डिटेल में आप लोगों से बातें करूंगा, कई जगह आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, तो हल्का सा आइडिया रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है 2K टाइम ट्रायल के बारे में। आप लोगों को एक तो ये एक इसी के साथ में यो करके भी ट्रायल है, उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो 2K टाइम ट्रायल जो है ये स्पीड एंड्योरेंस टेस्ट है, यानी कि आप लोगों की स्पीड कैसी है। तो ये हमारी कंट्री में 2011 के वर्ल्ड कप में एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के द्वारा इसको बताया गया था कि ये टेस्ट हमारी कंट्री में होना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पर यहाँ पर ये कोच थे। तो किस तरीके से स्ट्रेंथ बन सकती है इंडियन क्रिकेट टीम की, तो ये टेस्ट पास करना पड़ेगा। जैसे आप लोग अगर आप लोग डिफेंस की फोर्स में पोस्ट पर अगर जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये रहता है, जैसे अगर 1600 मीटर आप लोगों को दौड़ना है, ठीक है, तो 1600 मीटर दौड़ना है तो आप लोगों को कि 5 मिनट में दौड़ना है या फिर 6 मिनट में दौड़ना है। तो उसी तरीके से यहां पर ये बात की जा रही है 2K टाइम, यानी कि लगभग यहां पर क्या रहेगा, लगभग यहां पर 2 किलोमीटर का ये ड्यूरेशन रहेगा, या फिर 2000 मीटर आप लोग बोल सकते हैं। तो 2000 मीटर बेसिकली लिखा गया, इसीलिए जैसे 2000 लिखते हैं ना आप लोग ऐसे, इसलिए इसको 2K लिख दिया गया है, ठीक है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जो स्पीड टेस्ट है इसके बारे में डिस्कस करूंगा, काफी डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। इसी के साथ में बात की जा रही है कौन सी मिनिस्ट्री की, इस मिनिस्ट्री का नाम आप लोगों को बताना है। इनके द्वारा श्रम शक्ति करके नेशनल माइग्रेशन जो सपोर्ट पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है पणजी के अंदर, गोवा के अंदर। ये है यहाँ पर पंजिम, ठीक है, तो ये पणजी नहीं है पंजिम है यहाँ पर ये, ठीक है, पंजिम नाम लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों को बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है। वैसे अगर कॉमन सेंस आप लोग यूज करेंगे तो श्रम शक्ति जो पोर्टल है उससे भी आप लोग मिनिस्ट्री का नाम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा अगर दिमाग पर अपना जोर डालेंगे तो, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आगे बिना किसी देरी के। एक एक चीज देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे। तो इंपॉर्टेंट डे में क्या बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट डे में बात की जा रही है इंटरनेशनल कस्टम डे के बारे में। कस्टम एक तो आप लोगों ने वो भी सुना होगा, रीति रिवाज के बारे में हम लोग बात करते हैं, और दूसरा कस्टम टैक्स के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, सीमा शुल्क जिसको नॉर्मली आप लोग बोल देते हैं। तो ये दोनों टर्म आप लोगों ने इसके बारे में सुनी है। तो इंटरनेशनल जो कस्टम डे है यहाँ पर ये 26 जनवरी यानी कि आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, और 2021 में यहाँ पर जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ये बेसिकली मेंटेन करने की बात की जा रही है बॉर्डर सिक्योरिटी। तो कस्टम टैक्स के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ से आप लोग बोल सकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से आप लोग बोल सकते हैं चीजों का आवन गमन होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान जाता है, तो वर्किंग कंडीशन क्या क्या चैलेंज रहती है, जो कस्टम ऑफिसर रहते हैं उनके सामने अपनी जॉब के टाइम पर वो क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज की डेट में आप लोग देखें ना, आज की डेट में दुनिया ऐसी हो चुकी है, बॉर्डरलेस एक तरीके से आप लोग एरिया बोल सकते हैं। एक टाइम पर बॉर्डर जो है काफी टाइट हो गए थे, फिर से बॉर्डर जो है वो फ्रजाइल हो रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री के दुनिया भर के लोग आज के डेट में यूएसए में, चाइना में, जापान में, साउथ कोरिया में, पता नहीं कहां कहां काम कर रहे हैं। हमारी कंट्री, बहुत सारी कंट्री के लोग आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो बॉर्डर ये खत्म होता जा रहा है, तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से यहाँ पर जो ग्लोबल वर्ल्ड है जिसकी वजह से सिचुएशन आप लोगों को चेंज होती नजर आ रही है। तो स्लोगन क्या रखा गया, कस्टम बोलस्टारिंग रिकवरी रिन्यूएबल और रेजिलियंस, ठीक है, फॉर सस्टेनेबल सप्लाई चेन। यानी कि जैसे कोविड-19 ने जो सप्लाई चेन ब्रेक कर दी थी उसको फिर से रिकवर करना है, रिन्यूएबल करना है, एक तरीके से रिन्यू करना है उसको, ठीक है, तो एक तरीके से नए अवतार में लेकर आना है। और रेजिलिएंट यानी कि ऐसा भी नहीं है कि फिक्स करना है बिल्कुल, तो लचीलापन रखना है, ऐसा कि हर एक इंसान के साथ में एक तरीके से थोड़ा ट्रीट आएंगे। पापा मम्मी के साथ में आप लोग कैसे बात करोगे, थोड़ा रिस्पेक्ट से आप लोग बात करोगे। आखिर किसी दोस्त के साथ में बैठे और सुना क्या हाल है, दो चार तो गाली पटका देते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से किसी ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिसर के सामने, वहां पर किसी ऑफिस में जा रहे हैं कोई काम करने आप लोग, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, तो एक अलग लेवल में आप लोग बात करेंगे। तो एक तरीके से डिफरेंस होना चाहिए इंसान के अंदर, यानी कि हर एक इंसान से उसी लहजे में बात चल रही है, तो वो चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो एक सस्टेनेबल सप्लाई चेन होनी चाहिए। सस्टेनेबल मतलब जो कि एक वो नहीं कहते कि एक तरीके सस्टेन रखना चीजों को, कंटिन्यू चलती रहना उस तरीके से कि उसमें नुकसान ना हो और आने वाले और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी कुछ हम लोग छोड़कर जाएं। तो सप्लाई चेन ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है, तो थीम वगैरह भी आप लोग को पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, और खासकर कोविड-19 बैकग्राउंड है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है।
आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो इंटरनेशनल न्यूज जो है यहां पर ये निकल कर आ रही है यूएसए की साइड से। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? 45वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। अभी जो प्रेसिडेंट बन रहे हैं यहां पर जो बाइडेन बन रहे हैं, सॉरी बन चुके हैं, ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? ये 46वें नंबर के प्रेसिडेंट है। तो जनवरी 20 को यहां पर ये प्रेसिडेंट बन गए और डेमोक्रेटिक पार्टी से यहां पर ये जो बाइडेन है डेमोक्रेटिक पार्टी से और जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो थे रिपब्लिकन पार्टी से। तो दो मेन पार्टी है यहां पर, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बात की जा रही है काफी लंबे समय बाद जब यहां पर ये ऑफिस में आए हैं, तो इनके द्वारा कई सारे चेंज किए गए ओवल ऑफिस के अंदर। ओवल ऑफिस क्या है यहां पर? ओवल ऑफिस है जो उसको यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उनका जो वर्किंग स्पेस है, वो आप लोग इसको ओवल ऑफिस बोल सकते हैं। तो यहां पर इसमें तो कई सारी चीजें जो है यहां पर चेंज की गई है और मोस्ट पावरफुल जो पीपल है इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो यहां पर बेसिकली ये विजिट की जाती है जिनके द्वारा, तो उसके चलते यहां पर इसमें कुछ चेंज किया गया इनके द्वारा। तो वो चेंज क्या किए गए वो हम लोग समझेंगे। आप लोगों ने अपोलो मिशन के बारे में सुना होगा कि चांद पर पहला इंसान किया गया था, तो नील आर्मस्ट्रांग का नाम आप लोगों के सामने निकल कर आता है। तो ऐसे ही जब भी कोई चांद पर गया, जब भी कोई मिशन चांद पर पहुंचा, तो उसके चलते कई सारे लोग जो है वहां से कुछ प्रोडक्ट भी उठाकर लेकर आए, जैसे पत्थर वगैरह हो गए। तो इसी के चलते यहां पर अभी यहां पर इनके द्वारा चेंज किया गया। तो मून रॉक यहां पर एक सैंपल जो है, जो नेचुरल सैटेलाइट यानी कि पृथ्वी का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है? चांद है। चांद हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। तो आप लोगों ने तो एनसीईआरटी में पढ़ी होंगी चीजें यार। तो यहां पर जो एस्ट्रोनॉट गए थे अपोलो 17 मिशन के, वो दिसंबर 1972 में, तो इनके द्वारा यहां से कुछ सैंपल लेकर लाए गए, ठीक है। जैसे यहां पर लूनार सैंपल बात की जा रही है 76015143, ठीक है। तो इसको ये जो सैंपल है यहां पर जिसका वेट लगभग 332 ग्राम का है, ये कलेक्ट किया गया था अपोलो 17 जो एस्ट्रोनॉट गए थे यहां पर। तो रोनाल्ड इवाइस, ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारे यहां पर पर्सन गए थे, रोनाल्ड इवांस हो गए, इसी के साथ में यहां पर मून वॉकर्स हैरिसन हो गए। नेक्स्ट यहां पर जो गए थे ये गए थे मून वॉकर हैरिसन स्किमेट, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये यूजेनिस सेरनन, ठीक है। तो ये गए थे। तो ये इनके नाम तो आप लोगों को याद नहीं रखने, इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो मिशन का नाम याद रखना यहां पर, ये अपोलो 17 मिशन था, ठीक है, जो यहां से बेसिकली लेकर आए थे। ये बात कब की जा रही है? 1972 1972 की बात यहां पर की जा रही है। ये अभी ओवल हाउस के अंदर यहां पर इसको रखा गया है। ये पत्थर आप लोग यहां पर एग्जैक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर एक काफी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि पृथ्वी से चांद पर हम लोग पहुंचकर वहां से जो पत्थर उठाकर लेकर आए, तो वो चीजें यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो लास्ट मिशन था जो ह्यूमन सेंड किया गया था और जिसने सरफेस के ऊपर जाकर अपने पैर रखे थे लूनार सरफेस पर, तो ये था अपोलो 17 मिशन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, नासा एजेंसी का, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भैया यही ऐसे इंसान है जिन्होंने ऐसे कोई चेंज किए यहाँ पर ओवल हाउस के अंदर में? तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। इसी के साथ में अगर बात करें 1999 में नासा के द्वारा यहाँ पर लूनार सैंपल 10057330, ये यहाँ पर जब उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उनके द्वारा यहाँ पर ये चीजें रखी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, पहले भी ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है और बेसिकली रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जाती है कि आने वाली जनरेशन को ये चीजें दिखाने की कोशिश की जाती है कि जो जाने वाली जनरेशन है उन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया है। जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जिंदगी में क्या क्या अचीव किया, तो उनकी वजह से आज के दिन में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर वो अपनी लाइफ में अगर कामयाब नहीं होते तो कहीं ना कहीं हम भी आज के दिन में यहाँ पर नहीं बैठे होते। तो हम लोग जो भी हैं कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के द्वारा बनाए गए हम लोग आज के दिन में एक प्रोडक्ट आप लोग बोल सकते हैं। प्रोडक्ट हालांकि वर्ड यूज करना थोड़ा सा एक गलत वर्ड होगा, मतलब उनकी जो जिंदगी भर की कमाई है उनकी पूंजी है हम लोग, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अपनी जो लाइफ है उसको एक तरीके से हमारे ऊपर समर्पित कर दिया। अपनी जिंदगी के बहुत कीमती जो साल है उन्होंने हम लोगों को दे दिए और यही काम आप लोग करने वाले हो फ्यूचर में चलकर अपने जो बच्चे होंगे उनके लिए। तो पेरेंट्स जो एक तरीके से डेडिकेशन उनका रहता है, तो आने वाली जनरेशन के लिए भी हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी जाने वाली जनरेशन ने क्या क्या करके दिया है हम लोग को। तो एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है अर्लियर जनरेशन को कि उन्होंने क्या क्या अकम्प्लिश किया है, क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, ताकि आने वाले टाइम में भी जो लोग हैं उससे इंस्पायर होकर आगे बढ़ सके। तो बाइडेन जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं ऐसा करने वाले, तो पहले ऑलरेडी बिल क्लिंटन ऐसा कर चुके हैं। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी। तो कुछ चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो कुछ भी पूछा जाए मैंने आप लोगों को डिटेल में न्यूज बता दी। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट न्यूज पर चलने से पहले आप लोग यहां पर थोड़ी सी मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा जो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले ई है हमारा गोला। इस गोले पर अगर आप लोग ऊपर जाएंगे तो ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। इस पृथ्वी पर आप लोग को देखने को मिलेगा यहां पर है आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन हो गया ऊपर नॉर्थ पोल पर, और नीचे आएंगे आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है यहाँ पर अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये वाला पर्टिकुलर जो आप लोगों को एरिया देखने को मिलेगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर किस पर्टिकुलर रीजन के बारे में, तो आर्टिक ओशन के बारे में हम लोग बेसिकली यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या क्या बातें करते हैं, तो ये है हमारा नेशनल न्यूज का पार्ट। आइए समझते हैं। तो यहां पर आप लोगों के सामने है ड्राफ्ट आर्टिक पॉलिसी। तो ये आर्टिक पॉलिसी क्या है, तो
इंडिया के द्वारा बेसिकली यहां पर एक नई पॉलिसी लाई जा रही है जिसमें कई सारी चीजें जो हैं वो एक्सपेंड करने वाले हैं साइंटिफिक रिसर्च के चलते। यहां पर एक तो सस्टेनेबल टूरिज्म आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि अगर कोई यहां पर विजिट करना चाहते हैं तो सस्टेनेबल टूरिज्म यहां पर रहेगा, यानी कि जनता घूम रही है वहां पर जाकर कहीं पॉलिथीन फेंक रहे हैं, कुछ से कुछ कर रहे हैं, तो सस्टेनेबल तरीके से टूरिज्म यहां पर रहेगा, पहली बात। इसी के साथ में मिनरल या फिर ऑयल गैस जो एक्सप्लोरेशन यहां पर देखने को मिलता है आर्कटिक रीजन में, उसमें भी हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में यहां पर काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये कौन कंट्रोल करेगा ये सारी चीजें? ये सारी चीजें कंट्रोल करेगा इंडिया के जो भी लोग हैं यहां पर, खासकर गोवा के अंदर जो बैठे हैं, इसको बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। तो इसका नाम याद रखिएगा, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च कहां पर है? तो ये गोवा के अंदर में है। तो ये साइंटिफिक रिसर्च और एक तरीके से एक्ट आप लोग बोल सकते हैं, एक नोडल बॉडी है जो कि कोऑर्डिनेट करने वाली एक्टिविटी यहां पर जो इसके अंदर आती है, इनके ये सारा काम करेगी, इस पर्टिकुलर एरिया में कोऑर्डिनेट करेगी। पॉलिसी का एम क्या है बेसिकली? तो आर्टिक जो रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है यहां पर, मिनरल हो गया, ऑयल वगैरह जो यहां से निकालना है, गैस वगैरह निकालनी है, पेट्रोलियम रिसर्च वगैरह यहां से कोई करनी है, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बेसिकली टूरिज्म और जो हॉस्पिटैलिटी जो बेसिकली जो सेक्टर है उसको यहां पर प्रॉपर में आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। और स्पेशलाइज जो एक तरीके से कैपेसिटी है अवेयरनेस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिक रीजन में जो एंटरप्राइज है बेसिकली बिजनेसमैन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक लेवल में इसको सस्टेनेबल बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आखिर में कुछ बातें और आप लोगों से करूं तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आर्टिक रिसर्च है यहां पर, ये इंडिया के द्वारा साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा जो स्टडी की जा रही है, तो यहां पर आप लोग देखते हैं हिमालयन जो ग्लेशियर है, अगर बात करें हमारी कंट्री के रीजन में जिसको थर्ड पोल बोला जाता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी स्टडी हम लोग करेंगे तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में काफी कुछ जान पाएंगे। आखिर थर्ड पोल कैसे बोल रहे हैं? देखिए, एक साइड में तो आप लोग का हो गया, ये हो गया आर्टिक रीजन, दूसरा हो गया यहां पर आप लोगों के सामने अंटार्कटिक यानी कि साउथ पोल। अगर आप लोग अपनी कंट्री के अंदर आएंगे तो हिमालयन जो रीजन है वो भी यहां पर कुछ ऐसा ही रवैया आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि हमारी कंट्री से, ये वाला आप लोग देखिए, एक मिनट, 1 सेकेंड, अंधेरा नहीं हुआ, ठीक है, अभी दिन निकलेगा। ये देखिए, तो ये जो आप लोगों को ये ग्रीन ग्रीन बेल्ट दिख रही है ना ऊपर वाले नेपाल वाले रीजन में, भूटान वाले रीजन में, तो ये हिमालयन वाला रीजन आप लोग यहाँ पर नजर आएगा। बर्फबारी देख सकते हैं आप, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर व्हाइट देखने को मिलेगी चीजें, तो जहां जहां पर ये व्हाइट व्हाइट आप लोग को दिख रहा है ना, ये सारा बर्फबारी वाला रीजन है। अगर और जूम करके मैं आप लोग को दिखाऊं, बिल्कुल, अगर मैं आप लोग को, आइए चलिए बर्फ में लेके चलता हूं, ठीक है, अपना ले लीजिएगा जो भी कपड़े हैं, बोलोगी सर ठंड लग गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और इसको जूम करके आप लोग देखेंगे तो ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग देखते हैं, ठीक है, यहां पर 1 सेकेंड, ये आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा 3D में आप लोग देखिए, ठीक है। अब देखिए, आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारा बर्फ से ढका हुआ ये रीजन, तो जैसा पोलर वाले रीजन में होता है ऐसा ही कुछ कुछ माहौल आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो ये ऊंचे ऊंचे पर्वत है जो कंप्लीटली यहां पर ढके हुए हैं आज के डेट में, देख सकते हैं आप लोग, ये अब पूरा जूम हो चुका है यहां पर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं पर्वत, ये आप लोग देखिए, इसको जब 2D में करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, 3D में करेंगे तो इसका ऐसा हो जाएगा, यानी कि इसको देखते हैं कितना ऊंचा पर्वत है यहां पर ये, ठीक है। तो इसको आप लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आप लोग और अच्छे से नजारा देख पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर कितनी गहरी खाई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये सारे पर्वत हैं यहाँ पर ये। तो ये हिमालय वाला रीजन है जिसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल ऐसे ही रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये पोल वाला रीजन, ठीक है। तो इसके जिस तरीके से पोलर वाले रीजन पे, तो इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको थर्ड पोल बोल रहे हैं। थर्ड पोल आप लोग को समझ में आ गया, तो हिमालयन ग्लेशियर को थर्ड पोल बोला जाता है। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्व भी बोलते हैं जो वर्ल्ड आउटसाइड द जो पोल रीजन है, यानी कि पोल रीजन के बाद में अगर फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा है तो हिमालयन रीजन में है, यहीं से हमारी जो गंगा रिवर निकल कर आती है, ठीक है। तो इसके बारे में याद ये रखेगा। तो इंडिया के द्वारा फर्स्ट जो साइंटिफिक एक्सपीडिशन है यहाँ पर आर्टिक रीजन के लिए 2007 में लॉन्च किया गया था। हिमाद्री जो है फर्स्ट जो परमानेंट आर्टिक रिसर्च स्टेशन है यहाँ पर नॉर्वे के अंदर, याद 1 सेकेंड, अभी आप लोग देखिए नॉर्वे को भी, 1 सेकेंड जूम आउट कर लेते हैं। तो किस पर्टिकुलर रीजन के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो नॉर्वे आप लोग देख पाएंगे यहां पर एग्जैक्टली जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, 1 सेकेंड, ये देखिए, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को नॉर्वे के अंदर हमारा ये देखने को मिलेगा, ऊपर आइसलैंड आप लोग देखते हैं, इसके ऊपर आप लोग यहां पर ग्रीनलैंड आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, आई होप कि माइंड में आप लोगों को क्लैरिटी हो गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंफ्यूजन मत रखिएगा, माइंड में कोई भी कंफ्यूजन वगैरह ना उसको बताया कीजिए, डाउट सेशन रख करें, कुछ भी जैसे भी होगा तो आप लोगों से उनको सब चीजों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
आइए अब हम लोग यहां पर बात करेंगे राज्य की यानी कि स्टेट की न्यूज के बारे में। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। और मैंने आप लोगों को पहले बताया, अगर नॉर्थ ईस्ट से कोई क्वेश्चन निकल कर आता है, या फिर वुमेन से बात करें, या फिर बच्चों के बारे में बात करें, या सोसाइटी में जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में हम लोग बात करें, तो ये कुछ ऐसे एरिया हैं जो एग्जामिनर बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पर बात की जा रही है आसाम के बारे में। आसाम के बारे में क्या बात की जा रही है, हमारी कंट्री के जो होम मिनिस्टर हैं जिनका नाम क्या है, अमित शाह। तो अमित शाह जी के द्वारा अभी यहां पर आसाम के अंदर बोला गया कि 3 डिग्री जो कॉलेज हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा, और खासकर किस रीजन में, यह है बोडो रीजन में। तो बोडो रीजन कहां पर है, आप लोग यहां पर देखिए, जो ये लाल लाल रीजन है इसको आप लोग बोडो रीजन बोल सकते हैं। बोडो रीजन जो है यहां पर ये अलग अलग एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, डिवाइड है। यहां पर कोकराझार हो गया, चिरांग हो गया, उदालगिरी हो गया। इसी के साथ में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बक्सा वाला रीजन। यहां पर आसाम, ये आसाम हो गया, और यहां पर हो गया गुवाहाटी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या क्या बातें समझ लेते हैं। तो यहां पर ट्रिब्यूट जो दे रहे हैं, यहां पर ये श्री उपेंद्र नाथ ब्रह्मा को यहां पर ये ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। तो उपेंद्र नाथ जो ब्रह्मा है यहां पर एक तरीके से ये जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे, ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, खासकर आसाम वाले रीजन में। एक सोशल एक्टिविस्ट आप लोग इनको बोल सकते हैं, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अपनी जिंदगी लगाते हैं। उपेंद्र जो ब्रह्मा है यहां पर, ये उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जो है, ये एक इंडियन बोडो सोशल एक्टिविस्ट थे, और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, यानी कि जो बोडो वाले एरिया में जो एक स्टूडेंट यूनियन थी, विद्यार्थियों की जो यूनियन थी, उसके ये प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। इसी के साथ में यहां पर जो इनका जन्म होता है, यह बोरागिरी विलेज, यहां पर यह है डोटमा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कोकराझार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसी के चलते यहां पर जो टाइटल रखा गया है, यहां पर बेसिकली गार्जियन ऑफ बोडोज, यानी कि जो बोडोज की रखवाली, या फिर जैसे आप लोग गार्जियन माता पिता। ठीक है, तो यहां पर इसका टाइटल भी दिया, यहां पर इसको बोडफा। ठीक है, तो बोडोफा आप लोगों से पूछा जाए किस पर्टिकुलर रीजन से, तो ये कहां से है, यह आसाम से रिलेटेड। तो यहां पर पोस्ट्यूमसली कंफर्म किया गया था यहां पर इनको, ये बेसिकली 8 में 1990s में, यहां पर इनका विजन और इनकी लीडरशिप को ध्यान में रखते हुए। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जो आप लोग याद रखते हैं, इनकी लाइफ जो है सेलिब्रेट की जाती है ईच ईयर, हर साल ये यहां पर बोडोफा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि बोडोफा डे कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो बोडो है यहां पर, ये लार्जेस्ट, ये यहां पर एथनोलिंग्विस्टिक ये ग्रुप है। एथनोलिंग्विस्टिक क्या होता है, बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि कल्चर और लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज के जो कॉम्बिनेशन है उसकी स्टडी करने के लिए जो बेसिकली देखने को मिलेगा। तो यहां पर कल्चर और लैंग्वेज से रिलेटेड अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा रीजन है आसाम के अंदर में ये पर्टिकुलर जो बोडो रीजन है, यहां पर ये समझिएगा आप लोग। ठीक है, और इसी के साथ में मेनली यहां पर ये बोडो टेरिटोरियल जो रीजन है आसाम के अंदर, वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड आप लोग को देखने को मिलेगा। और जो बोडो टेरिटोरियल जो रीजन है, ये मैंने भी आप लोगों को दिखाया, ये पर्टिकुलर रीजन है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो आसाम हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट में राज्य है, यहां पर एग्जैक्ट आप लोग देखते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया ऊपर, इधर हो गया नागालैंड, इस साइड में आप लोगों को मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और यहां पर अगर आप लोग आएंगे तो आप लोगों को वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल भूटान और बांग्लादेश इसको टच करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं हमारी कंट्री में 2 नॉर्थ ईस्ट के कौन से राज्य हैं जहां से अगर बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो होती हुई गुजरती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। ओके, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड आप लोगों से कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है, यहां पर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। तो यहां पर क्या बात की जा रही है, तो ये इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट भी है जो आप लोग यहां पर समझिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। बात की जा रही है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के बारे में। ये यहां पर एनसीडी क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पर लेकिन न्यूज में क्यों है पहले आप लोग वो समझ लेते हैं। हमारी कंट्री में यहां पर कंपनी लॉ कमेटी जो कि हेडेड की गई राजेश वर्मा के द्वारा। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कंपनी लॉ कमेटी जो है वो किसके द्वारा हेडेड की गई, तो ये राजेश वर्मा के द्वारा हेडेड की गई। इसने यहां पर रिकमेंड किया कि जो 12 ऑफेंसेस होते हैं जो कि एलएलपी एक्ट के अंदर आते हैं, एलएलपी जो एक्ट है यहां पर इसके अंदर जो आते हैं जिसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप के तहत यहां पर जो 12 ऑफेंस आते हैं, जो अपराध आते हैं, उनको डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा। यानी कि अगर पहले यहां पर ये कोई ऐसी एक्टिविटी करते थे, कोई हरकतें करते थे, तो पहले उनको क्रिमिनल एक्टिविटी में रखते थे। तो अगर उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाता है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग एक बैंक में मैनेजर है और आप लोगों से कोई लोन लेने आता है। ठीक है, आप लोगों ने उसको लोन दिया, पर लेकिन पता चला वो भाई साहब जो है वो पैसा लेकर भाग गया, तो आप लोगों के गले में फंदा पड़ जाएगा कि आप लोगों ने ढंग से चेक ही नहीं किया, कैसा इंसान था, इस तरीके से वो सारी चीजें। तो कोई भी इंसान जो है वो काम करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि कैसे काम यहां पर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि घुमा फिरा कर कि इंसान को काम करना थोड़ा टफ हो जाएगा, पर लेकिन अगर बोले कि भाई साहब आप लोग जो प्रीडिफाइंड कंडीशन है उनको चेक कर लीजिए, बाकी कोई भाग रहा है, मर रहा है, जी रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है, आप लोग अपना काम देखिए, बाकी की चीजें बाद में देखेंगे, तो आप लोग अपने काम को इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे। और बोला जाए कि क्रिमिनल कैटेगरी में रख दिया है कि आप लोगों
को क्रिमिनल की तरीके से देखा जाएगा तो फिर आप लोग बोलेंगे इससे अच्छा तो यार काम ही ना करो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर यहां पर बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के पॉइंट ऑफ से अगर आप लोग ध्यान रखकर चलते हैं तो, ठीक है। तो ये कुछ इसके बारे में बेसिक चीजें हैं। आगे अगर बात करूं यहां पर तो जो ऑफेंस है यहां पर, पहले तो आप लोग ये समझिए, जो मैंने आप लोगों से भी बात की, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, इसको आप लोग समझ पाएंगे। नॉन कन्वर्टेबल जो डिबेंचर होते हैं ये एक तरीका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि एक तरीके से जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल उठाने के लिए इसको यूज करती है, यानी कि 15-10 सालों के लिए आप लोग लॉन्ग टर्म लोन पर अगर कैपिटल उठाना चाहते हैं तो इसके चलते आप लोग यहां पर ये बेसिकली नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर यूज करते हैं। नॉर्मली पब्लिक इशू किए जाते हैं यहां पर ये थ्रू पब्लिक इशू, और इसी के साथ में ये जो इंस्ट्रूमेंट है फिक्स टेन्योर के होते हैं और जिसके द्वारा इन्वेस्ट किए जाते हैं वो रेगुलर इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो नॉन कन्वर्टेबल यानी कि रेगुलर इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और फिक्स टेन्योर के लिए है। ये दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, एक तो है सिक्योर्ड और दूसरे अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब क्या है, सिक्योर्ड का मतलब यहां पर यह है कि अगर आप लोग नॉन कन्वर्टेबल जो डिबेंचर है अगर बैक किए जाते हैं कंपनी एसेट्स के द्वारा, मान लीजिए कल को कंपनी जो है बर्बाद हो गई, ठीक है, तो कंपनी बेचने के बाद में जो पैसा मिलेगा, यानी कि कंपनी का जो भी बचा हुआ है सामान मशीन वगैरह जो भी पुर्जे बचे हुए हैं उसको बेचने के द्वारा जो भी यहां पर पैसा मिलेगा तो उसमें जो लिक्विडेशन होगा उसका एसेट्स का, तो उसमें से आप लोगों को भी पार्ट मिलेगा, यानी कि कंपनी की आखिरी सांस तक आप लोग उसके साथ में कनेक्ट रहेंगे, आप लोगों को यहां पर फायदा मिलेगा। पर अनसिक्योर्ड में ऐसा नहीं है, ये यहां पर रिस्की इसलिए क्योंकि आप लोगों को यहां पर ये जो एसेट लिक्विडेशन जब रहेगा उसमें आप लोगों को यहां पर ये फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको नॉन सिक्योर बोलते हैं। कंपनी अगर डूब गई तो आप लोगों का पैसा भी डूब गया तो उसकी एसेट्स में आप लोगों का कोई हिस्सा नहीं रहेगा, तो इसको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बोला जाता है, जो कि दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये ज्यादा अच्छा माना जाता है कि आप लोगों को भी अपना हिस्सा मिल जाएगा अगर कल को जो है वो कंपनी डूबती है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में भी बन सकती है। तो पहले क्या था, यहां पर कई सारे ऐसे इससे रिलेटेड जो चीजें थी वो क्रिमिनल कैटेगरी में आती थी, जैसे कि टाइमली अगर चीजें आप लोग हैं टाइमली फिलिंग करना है, इंक्लूडिंग एनुअल रिपोर्ट जो होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में जो भी चेंजेस आप लोग करना चाहते हैं पार्टनरशिप स्टेटस के अंदर एलएलपी जो है उसके चलते, तो पहले इनको क्रिमिनल कैटेगरी में रखने की बात की जाती है। अब इनको नॉन क्रिमिनल जो रिकमेंडेशन दी गई है, तो कंपनी क्या रहेगी यहां पर, जब लगेगा कि यार कोई क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो फिर वो चीजें आराम से कर पाएगी। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई रेख देख नहीं रहेगी, वो अपना नहीं कहते कि बेलगाम का सांड घूमेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कंपनी जो है उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर वो ये जो रूल और रेगुलेशन उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। पहले उनको फाइन पे करना पड़ता था, प्रॉपर में इंपोज किया जाता था, जो कि पार्टनरशिप और द एलएलपी जो फाउंड गिल्टी, ठीक है, मिसकंडक्ट, और उनको कोर्ट भी यहां पर जाना पड़ सकता था। पर लेकिन अब ओनली क्या लगेगा, अब यहां पर पेनल्टी लगकर छोड़ दिया जाएगा उसको, ठीक है। एक तरीके से ये कि भैया ये करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग बोले, जैसे आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग आंसर करते हैं तो कई बार आप लोग क्या करते हैं वहां पर मतलब बेबात की बातें करने बैठे हैं, पहले एक ने गुड मॉर्निंग बोला, दूसरा गुड मॉर्निंग बोला है, तीसरा गुड मॉर्निंग बोला है, ये सारी चीजें वीडियो के नीचे कर लो, समझ में आता है। वो आंसर राइटिंग ग्रुप है, वहां पर अगर आप लोग ये चीजें करते हैं तो फिर वो देखिए इरिटेटिंग लगता है। फिर मैंने क्या किया, पहले 5 मिनट में एक कमेंट आप लोग कर सकते थे, अब उसको बढ़ाकर मैंने 15 मिनट में एक कमेंट कर दिया, ठीक है, ताकि एक गुड मॉर्निंग बोल के चला गया, दूसरे को बोलने के आने में 15 मिनट लगेगी, और अगर फिर कंटिन्यू करेंगे तो उसको 1 घंटा कर दूंगा, और फिर एक पर्सन का एक ही कमेंट मैं कर दूंगा लिमिटेड, ताकि आप ऐसी हरकतें करो ही ना। तो पढ़ने के लिए बनाई गई ये चीजें उनको यूज करो, ठीक है। ये इस तरीके से चीजें आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई जाती है, आप लोगों की जो चीजें हैं प्रॉपर वे में चलती रहे ताकि आप लोग एग्जाम में सिलेक्शन पा सकें, ठीक है। तो अगर ये ऐसी हरकतें चलती रही तो फिर मैं वहां से बैन भी करता हूं, बहुत सारे बच्चे को मैं बैन कर चुका हूं ऑलरेडी। वहां बच्चे नहीं होते, हालांकि वो फालतू के मेंबर होते हैं जो टाइम पास करने आते हैं। तो कोशिश करो कि जो चीजें आप लोगों के लिए दी गई है तो उनकी इज्जत करो, उनको इस तरीके से नहीं कि यार फ्री में चल रही है चीजें तो हाँ जो भी कहो वहां पे अगर उल्टी सीधी हरकतें करो, वो फिर अंदर से हट करती है, यार ये क्या इस तरीके से बिहेवियर अगर रखते हो तो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सीरियस बंदे कम से कम उनको तो डिस्टर्ब मत करो जो ऑलरेडी वहां पर अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा माहौल बना के रखो, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो चीजें होती है सारी जो इंप्लीमेंट की जाती है, ये कॉर्पोरेट अफेयर जो मिनिस्ट्री होती है वो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करती है, तो ये भी कंफ्यूजन मत रखना आप लोग, ठीक। आइए अब यहां पर बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के न्यूज के बारे में। तो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज है, बात की जा रही है यहां पर SAAW 100 के बारे में कि क्या है यहां पर ये SAAW, ठीक है। तो ये क्या है यहां पर, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ये यहां पर जो बेसिकली इसका नाम है यहां पर ये स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, यहां पर ये इसकी शॉर्ट फॉर्म यहां पर लिखी गई है SAAW, ठीक है।
तो डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पर ये सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया है। यहाँ पर अभी ये इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है। ये क्या है यहाँ पर हॉक फास्ट हिंदुस्तान जो एरोनॉटिकल जो लिमिटेड है HAL। हॉक क्या होता है यहाँ पर, ये बाज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये उड़ीसा से यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। तो हमारी कंट्री में जो स्मार्ट वेपन है ये टेस्ट फायर जो किया गया है ये इंडियन हॉक MK132 HAL। तो यहां पर ये 9th सक्सेसफुल मिशन है ऑफसो, यानी कि जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड जो वेपन है उसका 9th मिशन है सक्सेसफुल जो आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है। यानी कि इससे पहले 8 और ऐसे सक्सेसफुल मिशन हम लोग दे चुके हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी कंट्री में डिफेंस के फील्ड में काम करती है। जो सो यहाँ पर इंडिजिनियसली डिजाइन किया गया है डीआरडीओ रिसर्च सेंटर जो एमिरेट्स है हैदराबाद के अंदर में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कहां पर है ये हैदराबाद, कहां पर है लोकेटेड, ये है तेलंगाना के अंदर, ठीक है। जिसको आज की डेट में जो आईपीएस के लिए जो एकेडमी है वो हैदराबाद के अंदर में है। इसका जो वेट है 125 किलोग्राम क्लास स्मार्ट वेपन है, यहाँ पर कैपेबल है इंगेज करने के लिए जो एनिमी एयरफील्ड एसेट्स होती है, रडार, बंकर वगैरह, टैक्सी ट्रैक, ये रनवे ETC, जो लगभग 100 किलोमीटर की रेंज तक आप लोगों को ले जा सकता है। हाई प्रिसीजन जो गाइडेड बॉम्ब है यहाँ पर, लाइट वेट है यहाँ पर कंपेयर टू जो वेपन जो इस क्लास के दूसरे यूज किए जाते हैं। यानी कि हमारी कंट्री की जो मारक क्षमता है वो बढ़ेगी और अच्छे लेवल पर हम लोग इफेक्टिवली इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। तो एक वेल टेस्टेड इक्विपमेंट आप लोग बोल सकते हैं जो कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट बातें करते हैं थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट के बारे में क्या बात की जा रही है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। बात की जा रही है एक्वा रिजुविनेशन प्लांट के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में इसको लेक्चर के अंदर ARP भी आप लोग बोलिएगा, ठीक है। तो एक्वा रिजुविनेशन जो प्लांट है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो मॉडल है ये यहां पर बेसिकली जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर यूज करेगा। आज के डेट में अगर बात करें यहां पर CSIR और CMERI, ये क्या है यहां पर, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और दूसरा यहां पर सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि यहां पर दुर्गापुर कहां पर है, ये है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो इनके द्वारा पहला फर्स्ट एवर वेस्ट वाटर ट्रीटेड टेक्नोलॉजी मॉडल यूज किया जाएगा, जो कि वेस्ट वाटर को यूज करने लायक बनाएगा ताकि हम लोग उसको इरिगेशन फार्मिंग पर्पज के लिए यूज कर सकें। यानी कि जो गंदा पानी हो चुका है, बहुत बेकार पानी हो चुका है, उसको इस लेवल पर लेकर आना ताकि हम लोग उसको एग्रीकल्चर में इरिगेशन यानी कि बेसिकली हम लोग उसको सिंचाई के लिए यूज कर सके। तो जो एक्वा रिजुविनेशन जो प्लांट है जिसको ARP बोला गया है, ये इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर रिजुविनेशन मॉडल है जो कि 6 स्टेज प्यूरिफिकेशन यहां पर लेकर आएगा। यानी कि पानी को 6 तरीकों से 6 प्रक्रिया से होते हुए ये इसको साफ करेगा और फिर हम लोग उसको यूज कर पाएंगे वेस्ट जो वाटर ट्रीटेड तौर पर, ठीक है, जो प्यूरिफिकेशन पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें यहां पर इसके बारे में, ये अप्रोक्सीमेट 24,000 लीटर जो वाटर यहां पर ये एक तरीके से तैयार करेगा, उसको लगभग 4 एकड़ लैंड के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि जो लैंड है वाटर रिक्वायरमेंट जो इसकी रहेगी तो 4 एकड़ तक हम लोग इसको यूज कर पाएंगे। इंडियन जो सीवेज वाटर जो पैरामीटर है उसके बेस पर अगर बात करिए, देखिए आज के दिन में हमारी कंट्री में ना अगर दिल्ली में जो वाटर पॉल्यूशन होता है उसके चलते अगर आप लोग जाएंगे उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में या फिर तमिलनाडु में या फिर केरला में, तो सब जगह अलग अलग देखने को मिलेगा। तो ज्योग्राफिकल वेरिएशन आप लोगों को नजर आएगा, तो उसी के बेस पर यहां पर यह काम करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ में ये यहां पर बेसिकली ड्यूअल बेनिफिट इसके बोले जा रहे हैं कि ड्यूअल बेनिफिट क्या करेंगे, यहां पर ये वाटर को तो ट्रीट करेगा ही इरिगेशन के पर्पज के लिए, इसी के साथ में फिल्टर करेगा जो यहां पर जो भी एक तरीके से जो मिक्स जो रहती है, ताकि उसको खाद के तौर पर, मान लीजिए एक गंदा पानी है उसमें पत्तियां वगैरह मिली पड़ी है काफी लार्ज स्केल पर, पानी को अलग निकाल दिया, पत्तियां अलग निकाल दी, पानी क्या करेगा, पानी तो यूज जाएगा इरिगेशन के लिए, पत्तियां क्या होगा आगे चलकर उसको आप लोग खाद के लिए यूज कर सकते हैं। तो बायोचार जो है बेसिकली यहां पर ये जो ड्राई लीव है उनको एक तरीके से जो ऑटमन सीजन में गिरती हैं, यानी कि पेड़ से जो पत्तियां झड़नी स्टार्ट होती हैं यहां पर जैसे जैसे सर्दियां आती हैं, तो उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर उनको यहां पर जो यूज किया जाएगा ये सोइल में मिक्स करने के लिए उनको यूज किया जा सकता है। इसी के साथ में जो पानी की रिक्वायरमेंट है इरिगेशन के पॉइंट ऑफ से वो भी यहां पर कम रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि मल्टीपर्पज ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी और काफी फायदा ये आप लोगों को यहां पर पहुंचाएगी। तो इंटरेस्टिंग न्यूज थी ना, तो इस तरीके की न्यूज आप लोगों से पूछ ली जाती है। अब थोड़ा सा इसको मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। ग्लोबल बायोचार जो मार्केट शेयर है आज के डेट में, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर में काफी ह्यूज लेवल पर यूज किया जाता है, लगभग 61% के करीब है। यूरोप के अंदर और यहां पर एशिया या फिर लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, इनके अंदर भी काफी लार्ज स्केल पर इसको यूज किया जा रहा है आज के डेट में। तो आने वाले टाइम में काफी ह्यूज इंपैक्ट ये डालने वाला है। यानी कि ऐसा नहीं कि हमारी ही कंट्री में इन सब चीजों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, अलग अलग कंट्री भी यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रही है, ठीक है। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, अवार्ड एंड ऑनर के बारे में यहां पर बात करते हैं। तो इंटरेस्टिंग न्यूज है, छोटी सी इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं मोदी जी। मोदी जी के द्वारा अभी यहां पर जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जिसको PMRBP आप लोग बोलते हैं,
ये यहां पर बेसिकली अवार्ड दिए जाते हैं। तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंफर्म करती है बाल शक्ति पुरस्कार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत। तो जो बच्चे हैं जिनके द्वारा अपनी एबिलिटी के तहत आउटस्टैंडिंग कोई वर्क अचीवमेंट किया गया है, ठीक है, कोई भी ऐसा काम आर्ट, कल्चर, सोशल सिक्योरिटी, सर्विस, ब्रेवरी, बहादुरी में कोई ऐसा काम किया है, तो उनको यहां पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब की बार 32 ऐसे आप लोगों को बच्चे देखने को मिलेंगे जिनको यहां पर डिफरेंट कैटेगरी में बाल शक्ति पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जो सेलेक्ट किए गए यहां पर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में याद रखिएगा। एक ये पिक्चर आप लोग यहां पर देख सकते हैं जिनको बाल शक्ति पुरस्कार मिला है 26 जनवरी पर, जब यहां पर परेड होती है, ठीक है, जो रिपब्लिक डे परेड होती है, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिला यहां पर प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार की यहां पर ये झांकी भी निकाली गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि इनको अप्रिशिएट करने का तरीका है ताकि बच्चे जो है वो आगे निकल कर आ सकें इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर ये बैंकिंग की भी न्यूज है और ये आप लोगों के लिए इन्वायरमेंट की भी न्यूज है, यानी कि बैंकिंग प्लस इन्वायरमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग न्यूज है। इन्वायरमेंट और बैंकिंग के बारे में क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये ग्रीन बॉन्ड के बारे में बात करें, ग्रीन यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में बात करिए, और बॉन्ड जो आते हैं यहां पर ये निकल कर आता है जो बेसिकली मनी से रिलेटेड मैटर निकल कर आता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, हमारी कंट्री का एक सेंट्रल बैंक है जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग आरबीआई बोलते हैं। आरबीआई के द्वारा बोला गया कि जो ग्रीन बॉन्ड इशू किए जाते हैं उनकी जो कॉस्ट है वो हाई पड़ती है। यानी कहने का मतलब यहां पर ये, अगर मान लीजिए मैं कोई किताब लिखता हूं और किताब मार्केट में लेकर आता हूं, वो एक किताब ये कि उसकी कॉस्ट काफी हाई है। अगर उसी सब्जेक्ट की मार्केट में आप लोग किताब देखेगा और उसी लेवल की किताब देखेगा तो उनकी कॉस्ट सस्ती है। तो इसका मतलब ये कि ये ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाली चीज नहीं होगी। हाँ, अगर इसके अंदर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो और किसी किताब के अंदर नहीं है तो फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो बॉन्ड है यहां पर जो ये यूज किए जाते हैं हमारी कंट्री में, जो खासकर ग्रीन पर्पज के लिए, इन्वायरमेंट के लिए या फिर क्लाइमेट जो प्रोजेक्ट के लिए, तो ये बॉन्ड होता है एक तरीके से पैसा इकट्ठा करने का तरीका। आप लोग इसको कई बार ऐसे देखते हैं, बॉन्ड एक तरीके से आप लोग कई बार आप लोगों ने सुना होगा बॉन्ड साइन किया जा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से कई सारी फिक्स चीजें रहती हैं, फिक्स टर्म के लिए रहता है, इतने लंबे समय तक काम आप लोग करना पड़ेगा। तो ऐसा ही यहां पर है, 5 से 10 साल का यहां पर जनरली आप लोगों को ये देखने को मिलता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस या फिर जो गवर्नमेंट बॉन्ड जो है, वो इसके कंपेयर में वो कम एक तरीके से वो रहते हैं, यानी कि उनके ऊपर एक तो सस्ते रहते हैं और वो इतना टाइट उनके ऊपर पकड़ नहीं होती है, यानी कि इजिली चीजें वहां पर देखने को मिलती है। यूएसए में जो डॉलर डिनोमिनेशन जो ग्रीन बॉन्ड है यहां पर ये, उसका टेन्योर लगभग 10 साल के करीब यहां पर देखने को मिलते हैं, जो कि नॉर्मल जो अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड करें, ठीक है, अगर हाउएवर कॉर्पोरेट जो है लोअर है, यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है वो आप लोग कम ड्यूरेशन में देखने को मिलेगा। तो घुमा फिराकर बोला जाए तो ये थोड़ा सा टाइट पड़ जाते हैं। मेन यूज का होता है रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, एनर्जी एफिशिएंसी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि बैटरी की गाड़ी आज के डेट में तो देखने को मिलती है मार्केट में, टेस्ला वगैरह हो गया, या फिर रेस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे मैंने पहले को बताया ना कि गंदे पानी को हटाकर सही पानी यूज करना, ठीक है। इस तरीके से जो आप लोग कई बॉन्ड देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रीन बॉन्ड हो गया, सोशल बॉन्ड हो गया, सस्टेनेबल बॉन्ड हो गया, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। ग्रीन बॉन्ड मैंने बताया यहां पर अभी आप लोग किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, यहां पर इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है। सोशल बॉन्ड जो रहते हैं यहां पर बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है ये एक तरीके सोशल आउटकम सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं। सोशल बॉन्ड जो रहता है एक तरीके से यहां पर ये बॉन्ड ये फंड रेज किया जाता है ताकि जो प्रेजेंट जो पॉजिटिव कोई आउटकम है सोसाइटी में उसके लिए उसको यूज किया जा सके। मान ली हम लोग एजुकेशन के लिए यूज करें, ठीक है, इस तरीके से कोई बॉन्ड निकाल दिया भैया एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। सस्टेनेबल जो बॉन्ड होते हैं यहां पर ये बॉन्ड जो होते हैं जिनमें नॉर्मली आप लोगों को कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा ग्रीन बॉन्ड का और इन दोनों का, यानी कि ग्रीन बॉन्ड और सोशल बॉन्ड का जो कॉम्बिनेशन है उसको सस्टेनेबल बॉन्ड बोल देते हैं। तो सस्टेनेबल बॉन्ड यहां पर ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, सोशल पर्पज के लिए और ग्रीन के लिए भी। तो ये इस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड है, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोगों से बात करूं तो सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द जो ग्रीन बॉन्ड है, यानी कि सारे नहीं है कंप्लीटली, कुछ प्राइवेट वाले भी इशू करते हैं, पर लेकिन पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग होते हैं जिनको पीएसयू आप लोग बोलते हैं वो यहां पर इशू करते हैं, या फिर कॉर्पोरेट जिनकी बेटर फाइनेंशियल हेल्थ होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बस गिरता पड़ता जैसे तैसे काम चल रहा है और वो यहां पर इशू कर देगा। इसीलिए जो ग्रीन बॉन्ड है यहां पर वो ओनली 0.7% जो ऑल बॉन्ड इशू किए जाते हैं इंडिया के अंदर सिंस 2018, ये ओनली 0.7%, यानी कि 1% का भी आंकड़ा ये टच नहीं कर पाए। क्योंकि एक तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा हाई इनकी आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम निकल कर आती है। पर लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन को बेटर तरीके से मैनेज किया जा रहा है तो दिख रहा है कि आने वाले टाइम में जो रिड्यूस करेंगे मैच्योरिटी जो मिसमैच है और बोरोइंग कॉस्ट जो है और इफिशिएंटली रिसोर्स एलोकेशन देखने को मिलेगी, यानी कि जो जो प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे तो आने वाले टाइम में हो सकता है ये भी मार्केट में अच्छी अपनी पकड़ बना सके। तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो न्यूज है ये स्पोर्ट के बारे में बात करिए और इंटरेस्टिंग न्यूज है, आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। बात की जा रही है 2 किलोमीटर टाइम ट्रायल के बारे में, जिसको हम लोगों ने देखा था 2K बोला था ना, तो ये उसी के बारे में बात की जा रही है।
अभी हमारी कंट्री में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्रिकेटर है, जैसे कि जो इंडियन क्रिकेटर टीम है, उसके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, या फिर जो भी यहां पर जो मैच वगैरह खेले जाते हैं, जैसे आईपीएल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 2 किलोमीटर जो टाइम ट्रायल के बारे में बात की जा रही है, आईपीएल के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, पर लेकिन जो नॉर्मल क्रिकेट टीम है उसके बारे में याद रखना आप लोग। ये हालांकि ये आप लोगों से नहीं पूछेगा, नॉर्मली पूछा जाएगा ये 2 किलोमीटर ट्रायल टाइम क्या है। तो 8 मिनट 15 सेकंड के अंदर आप लोगों को, खासकर जो फास्ट बॉलर है, इसी के साथ में 8 मिनट 30 सेकंड में जो बैट्समैन है, स्पिनर या फिर आप लोग जो विकेट कीपर है उनको, यानी कि जो फास्ट बॉलर है, ठीक है, एक तो उसके बारे में बात करें जो कि दौड़कर बॉल फेंकता है, जितनी अच्छी फास्ट उसकी रनिंग होगी उतना ही ज्यादा अच्छे से वो यहां पर बॉल फेंक पाएगा। तो 8 मिनट 15 सेकंड में उसको यूज करना है, ठीक है। 8 मिनट 15 सेकंड में उसको ये यहां पर 2 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर अगर बात करें तो 8 मिनट 30 सेकंड में यहां पर जो कोई बैट्समैन, जो एक तरीके बल्लेबाज है, ये स्पिनर है कोई, ठीक है, या फिर विकेट कीपर है, इनको यहां पर ये है, तो ये मैंडेटरी बेसिकली इसको करने जा रहे हैं, ताकि अगर ये फुलफिल करेंगे तो ही आप लोग अपनी जगह यहां पर बना पाएंगे। तो ये क्वालिफाइंग मार्क रखने जा रहे हैं इस तरीके का यहां पर टीम के अंदर। जब यहां पर इस तरीके से कोई रनिंग टेस्ट के बारे में आता है तो मुझे अपना छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। मैं एक बार रनिंग करने के लिए यहां पर गया था, वहां पर लगभग ये 6.5 मिनट में 1600 मीटर के करीब यहां पर दौड़ना था, ठीक है, 6.5 मिनट में। और जो मेरी रनिंग थी वो लगभग यहां पर वो 5 मिनट लगभग 48 सेकंड में मेरी कंप्लीट हो गई थी, यानी कि 1600 मीटर जो था वो 5 मिनट लगभग 48 सेकंड में मेरा कंप्लीट हो गया था। तो उस लेवल की मैंने रनिंग वहां पर कर रखी थी। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं ये 1600 मीटर के करीब था। तो यहां पर कोई ज्यादा टाइट नहीं रखा है कि बहुत ज्यादा टाइट हो गया, ये कर नहीं पाएंगे इसको, तो आसानी से कर सकते हैं। यहां पर 400 मीटर इनको और ऐड करना है, तो एक अच्छी खासी स्पीड यहां पर चाहिए होती है। पर ये लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको ये कवर नहीं कर पाएंगे, पर हाँ ये है कि इसके लिए एक प्रैक्टिस चाहिएगी। ऐसा नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के आप लोग इसको कर पाओगे, ठीक है। तो ये नॉर्मली आप लोग देखते हैं यहां पर। तो जब यहां पर 1600 जो है यहां पर ये रिक्वायरमेंट रहती है, तो 6.5 मिनट एक अच्छा खासा टाइम हो जाता है, ठीक है। तो रनिंग जो है थोड़ी सी अगर अच्छी रहेगी तो अच्छे से रन वगैरह ले पाएंगे, सारा काम अच्छे से कर पाएंगे। इसी के साथ में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इसमें जो बात की जा रही है ये कवर की जाएगी 5 जो यहां पर ये 5 लैप्स में 400 मीटर की जो ईच डिस्टेंस को यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये टाइमिंग जो रहेगी मेजर की जाएगी यहां पर जो स्टॉप क्लॉक है उससे, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक से। और ये जो 2K जो टाइम ट्रायल है यहां पर, ये स्पीड जो एंड्योरेंस जो टेस्ट है, ये यहां पर जो रामजी श्रीनिवासन है उनके द्वारा यहां पर रिकमेंड किया गया था 2011 में, ताकि जो प्लेयर हैं उनकी हष्ट पुष्ट हालत बनी रहे यहां पर। और जो फिटनेस टर्म के तौर पर इसको यूज किया जा रहा है यहां पर टाइम ट्रायल के बेस पर, ठीक है। क्रिकेटर की फिटनेस शेड्यूल के अंदर इसको इंक्लूड करने की बात की जा रही है। देखिए होता क्या है, अगर किसी भी कंट्री में आप लोग जाएंगे ना, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वहां पर इस तरीके के ट्रायल टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऐसा ही ट्रायल टेस्ट है योयो टेस्ट। योयो हनी सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, योयो टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं। तो 20 यहां पर जो योयो टेस्ट है यहां पर ये भी आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें यहां पर आप लोगों को ये 20 मीटर्स के यहां पर बेसिकली ट्रायल देखने को मिलता है। फर्स्ट बीप पर दौड़ना है, फिर आना है पहले पॉइंट पर, फिर दूसरे पर जाना है, फिर पहले पर लेकर आना है आप लोगों को। तो ये योयो टेस्ट अगर आप लोगों से पूछे किसके अंदर होता है, तो ये फुटबॉल के अंदर होता है। और अगर आप लोगों से पूछे 2K टेस्ट किसके अंदर होता है, तो वो क्रिकेट के अंदर होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये एक तरीके से जितनी ज्यादा ये एक तरीके से टफ होता चला जाता है, जो प्लेयर के बेसोप से जैसे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कहां पर किसको दौड़ना है, क्या क्या चीजें। तो योयो टेस्ट किसके लिए, फुटबॉल के लिए, और जो 2K टेस्ट है वो किसके लिए, वो है क्रिकेट के लिए, जो इंक्लूड करने की बात करें। तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट यहां पर एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में यहां पर ये न्यूज है आप लोगों के सामने बात की जा रही है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है यहां पर ये, इसके द्वारा श्रम शक्ति मैंने बोला था ना यहां पर, तो खासकर आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो नेशनल माइग्रेशन जो सपोर्ट पोर्टल है ये यहां पर किसके अंदर है, यहां पर ये, तो ये याद रखना एग्जैक्ट आप लोगों से लोकेशन कई बार पूछ ली जाती है, तो कंफ्यूजन माइंड में मत होना चाहिए, ठीक है। तो पंजिम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, गोवा के अंदर में। तो ये स्मूथ जो फॉर्मेशन है स्टेट नेशनल लेवल के जो प्रोग्राम है माइग्रेशन वर्कर से रिलेटेड, अगर एक जगह से दूसरी जगह पर कोई जा रहा है, ट्राइबल अगर माइग्रेशन कोई हो रहा है तो उसको ध्यान में रखा जाएगा। ट्राइबल कम्युनिटी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है तो डेटा तैयार किया जाएगा, इंपावर किया जाएगा माइग्रेंट वर्कर को, और इंप्लॉयमेंट और जो यहां पर इनकम जनरेशन की भी फोकस किया जाएगा। श्रम शक्ति जो है बेसिकली यहां पर इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। तो ये स्किल मैपिंग, माइग्रेशन पैटर्न, वो सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है, लॉन्च किया गया ट्राइबल माइग्रेशन सेल, ये ट्राइबल म्यूजियम है गोवा के अंदर में। श्रम साथी, ये भी याद रखेंगे यहां पर, श्रम साथी एक ट्रेनिंग ये माइग्रेशन वर्कर के लिए यहां पर देखने को मिलेगा। और गोवा फर्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है इंडिया के अंदर, जहां पर डेडिकेटेड माइग्रेशन जो सेल है उसको स्टेब्लिश किया जा रहा है माइग्रेशन जो माइग्रेंट वर्कर है उनके लिए। जैसे अभी कोविड-19 के चलते बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर जो थे वो अपनी लाइफ में काफी प्रॉब्लम में पड़ गए, तो उसका भी सोल्यूशन निकालने की कोशिश यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो ये आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ओके।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए एक बार सबसे पहले आप लोगों को आंसर बता देता हूं, फिर रिव्यू करने के बाद में वीडियो के एंड में आप लोगों से क्विज भी देखने को मिलेगा। ये माई ड्रीम करके कोई हमारे फैमिली मेंबर है, इन्होंने अपना एग्जैक्ट नाम नहीं लिख रखा है, तो इनके द्वारा यहां पर जो बात की गई है, सबसे पहले तो सरदार प्रणाम लिख रखा है, तो मैं कबीले का सरदार बना दिया उन्होंने। तो यहां पर इनके द्वारा क्या क्या बताया गया, तो मैंने आप लोगों से लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पूछा था। तो हमारी कंट्री में आज के डेट में अगर आप लोग बात करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो टोटल मिलाकर हमारी कंट्री में कितने राज्य हैं, तो 6 राज्य हैं। ठीक है, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में तो तेलंगाना में तो जरूर होगी, क्योंकि इसी से निकालकर इसको बनाया गया है। ठीक है, तो फिलहाल आज के डेट में 6 राज्य आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो इसके बारे में याद रखना। अगर बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, ये किसके अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है, हमारे संविधान के अंदर में। तो याद रखिएगा आर्टिकल 168 जो है, इसके अंदर संविधान के अंदर इसके बारे में मेंशन है। तो 168 आर्टिकल आप लोग याद रखना, जो कि आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं। हमारी कंट्री में 28 स्टेट है आज के डेट में, जब से जम्मू एंड कश्मीर को यहां पर यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया, तो तब से ये चीजें आप लोगों के याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप लोगों को ये लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोग याद रखिएगा तो फिर लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाएंगे। इसी के साथ में अगर कुछ बातें करें, ऐसा नहीं है कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, कई सारे राज्य ऐसे भी हैं जहां पर पास्ट में बनाकर उसको डिसोल्व भी कर दिया गया है। जैसे मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, ठीक है, इसी के साथ में पंजाब के बारे में बात करें, तमिलनाडु के बारे में बात करें, तो ये कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर बनाकर डिसोल्व या फिर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से कई बार क्रिटिसिज्म रहता है कि फालतू में पैसा खर्च होता है, इसको साइड में फेंको उठा के। ठीक है, तो ये याद रखना। ओके, इसी के साथ में सर्कम पैसिफिक बेल्ट, मैंने आप लोगों से पूछा था, यहां पर सर्कम पैसिफिक बेल्ट किसको बोलते हैं, यहां पर जो ये रिंग ऑफ फायर, उसको सर्कम पैसिफिक बेल्ट का नाम भी दिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कोविशील्ड करके दवाई बना रहा है, ये कहां पर है, पुणे के अंदर है। ठीक है, भारत बायोटेक यहां पर कोवैक्सीन बना रहा है। ठीक है, ये कहां पर है, ये आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन है, हालांकि मैंने आप लोगों से नहीं पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाना है यहां पे से चलिए आप लोग बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन भी आप लोगों का हो जाएगा, याद रखनी है, चीजें भूलनी नहीं। ओके, यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने देखा इंडिपेंडेंस डे है, तो सबसे पहले अगेन फिर से आप लोगों को कि आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, और ऐसा त्योहार होता है कि पूरा देश सेलिब्रेट करता है शानदार तरीके से। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने जाना है यहाँ पर इंटरनेशनल कस्टम्स डे के बारे में। इसी के साथ में इंटरनेशनल न्यूज हम लोगों ने देखी, ओवल ऑफिस के बारे में क्या क्या चीजें थी हम लोगों ने जानी। यहाँ पर ड्राफ्ट आर्टिक पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने समझा डिटेल में, आप लोगों को मैंने डिटेल भी बताई कहां कहां पर क्या क्या चीजें लोकेटेड है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टेट के बारे में आसाम से रिलेटेड हम लोगों ने न्यूज देखी, जो बोडोलैंड वाला एरिया है और एग्जैक्ट आसाम कहां पर है वो समझा। इकोनॉमी के अंदर आप लोग जाएंगे तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हम लोगों ने समझने की कोशिश की, क्या थे उसकी डेफिनेशन के बारे में मैंने बात की, और आप लोगों से चीजें मैंने शेयर भी की है टेलीग्राम पर भी। ठीक है, तो वहां भी आप लोग इनको देख लिया कीजिए। नेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड जो वेपन है, जिसको SAAW, ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझा। इन्वायरमेंट के बारे में हम लोगों ने एक्वा रिजुनेशन जो प्लांट है उसके बारे में कुछ बातें की डिटेल में इसके बारे में, और क्या क्या चीजें काफी अच्छे से हम लोगों ने इसको समझा। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज थी, हम लोगों ने अवार्ड के बारे में बात करी, बाल शक्ति पुरस्कार के बारे में। बैंकिंग के बारे में हम लोगों ने ग्रीन बॉन्ड के बारे में समझा, कहां कहां पर यूज किया जा रहा है और कैसे कैसे बॉन्ड है, कुछ बातें करने की कोशिश की। स्पोर्ट के अंदर अगर बात करें तो 2K और योयो टेस्ट के बारे में मैंने आप लोगों से बात की। गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करें तो श्रम शक्ति पोर्टल के बारे में हम लोगों ने बात की। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन। बाकी अब आप लोगों के सामने है क्विज, जो कि मैंने पूछा था आप लोगों से, तो बताना है क्या स्लोगन है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में बात की जा रही है, तो इंडिया के द्वारा, तो यहाँ पर किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है, ये पॉलिसी आ रही है। इंडिया के बारे में बात करें तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन जो रिसर्च है, ये कहां पर लोकेटेड है ये बताना है। हिमाद्री जो है ये कहां पर लोकेटेड है ये बताना है। SAAW सो क्या है, कौन से बॉन्ड है जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, खासकर जो मनी, क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के लिए प्रोजेक्ट इकट्ठा करते हैं। 2K टेस्ट ट्रायल किसके द्वारा बताया गया था, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, श्रम शक्ति, जो यहां पर देखने को मिला आप लोगों को। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के सामने आज के क्वेश्चन जो कि अटेम्प्ट करने। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, इसको देखकर ही जाया करो यार, आप लोगों के लिए है, पहले मत भागा करो। ठीक है, अच्छा नहीं लगता इस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करते तो अच्छा लगता है। फिर नेशनल टूरिज्म डे के बारे में बात की थी, तो थीम आप लोगों को बतानी थी। नेशनल वोटर डे के बारे में बात की थी, इसकी भी थीम आप लोगों को बतानी है। यूएसए के साथ में अगर बात करें तो यहां पर इसके द्वारा एक प्रोटोकॉल से निकला गया था। ठीक है, कौन सी प्रोटोकॉल के बारे में बात करें, FIST क्या था यहां पर, ये एक पर्सनैलिटी का नाम बताना था आप लोगों को, जो कि रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करती है, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, तो इनका नाम आप लोगों को बताना है। पोटास और हैलेट करके हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहां पर ये 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में इसको बेसिकली देखने को मिलता है, कौन से राज्य के अंदर में। पोटास से सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस किया जाता है। वाइकॉम सत्याग्रह के बारे में आप लोगों से बात की गई थी, तो किस राज्य में देखने को मिला। और यहां पर हरिपुरा सेशन के बारे में बात की थी, कौन सी रिवर के ऊपर है। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो पहला जो नेशनल टूरिज्म डे है, देखो अपना देश, तो DAD के बारे में हम लोगों ने बात की थी।
मेकिंग ओवर वोटर इम्पावर विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म, ये था 11th वोटर डे की थीम। जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब के द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल से निकला गया था, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से निकल गए। फंड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एसएनटी, तो ये FIST है जिसके बारे में बात की थी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी यहां पर, ये थी यहां पर भावना कांत, ठीक है। तो याद रखिएगा फर्स्ट वुमेन फाइटर है जो कि रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करने वाली हैं आज के दिन। इसी के साथ में राजस्थान जो है यहां पर, इसके बारे में हम लोग बात करें तो इसमें 50,000 जो स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आप लोगों को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, पोटास और हेलेट, ठीक है। इसी के साथ में पोटास जो है सबसे ज्यादा यूज किया था फर्टिलाइजर, यानी कि जो खेतों में डालने के लिए जो बेसिकली खाद वगैरह होता है उसके बारे में बात की जा रही है। वाइकोम सत्याग्रह जो है यहां पर, ये याद रखिएगा, ये 1924 से लेके 25 तक चला केरला के अंदर, ताकि जो सोसाइटी के अंदर अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाया जा सके। और ताप्ती जो रिवर है यहां पर, इसके किनारे पर है हरिपुरा, जहां पर हरिपुरा सेशन के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। किसी भी रीजन से अगर आप लोगों को लगा है कि फायदा पहुंचा रहा है तो ही इसको लाइक कीजिएगा, वरना लेक्चर को डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना डिसलाइक क्यों किया, ताकि इंप्रूव कर सकूं। इसी के साथ में टेलीग्राम पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, कई सारी चीजें शेयर की जाती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।